Guys, Ayashi Gupta from Eco Notebook. This is my first video on YouTube. My first topic in this I'm going to discuss in this video is income tax. Okay, so I hope you will like the video and you will subscribe my channel and support me. Okay, so without wasting a time, let's start the video. So before starting this video, we have to understand what is tax. Basically, tax are the compulsory payment for the individual that is paid to the government. मतलब टैक्स जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है कि एक परमानेंट एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर एक इंडिविजुअल को, जो इस सिटीज़न ऑफ द इंडिया जो भी है, हर एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. ओके, बेसिकली जो आपके टैक्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. एक डायरेक्ट टैक्सेस आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है. ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो बेसिकली आपके इंडिविजुअल के ऊपर क्या होते हैं, डायरेक्टली ल्यू होते हैं और उसका पूरा का पूरा जो बर्डन होता है वो एक इंडिविजुअल पे ही होता है और लाइबल भी कौन होता है, वो इंडिविजुअल ही लाइबल होता है. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल पे ही ल्यू होता है, लेकिन उसका जो पेमेंट होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल दूसरों मतलब अनदर पर्सन के ऊपर वो शिफ्ट ऑन कर देता है अपने टैक्स का बर्डन. दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स. सो direct tax is a tax in which a individuals is directly liable to pay and cannot shift their burden on the other. बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि आप अपने बर्डन को दूसरे के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप क्या करते हैं कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में अपने बर्डन को क्या कर सकते हैं, आप दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट ऑन कर सकते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ indirect taxes. Okay, so there are the examples of the direct taxes and indirect. Basically direct taxes कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के. वेयर एज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस के कौन से, जैसे जीएसटी. आपको पता है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया. दैट इज कॉल्ड एज अ जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द इनकम टैक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी. सो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट जो बना था आपका, वो बेसिकली बना था कब, 1961 में. ओके, सो आपको बेसिक कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, किस ईयर में आया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो आपको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सर जेम्स विल्सन. बेसिकली आपके जो सर जेम्स विल्सन ने क्या किया था, आपके इनकम टैक्स के कंसेप्ट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन 1860 में. ओके, इन्होंने क्या किया था, जो सर जेम्स विल्सन है उन्होंने इनकम टैक्स का कंसेप्ट दिया था. फर्स्ट जो इम्पोज किया था उन्होंने ही इम्पोज किया था इन 1860 में. ओके, सो इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन एंड इन 1860. ओके, सो एंड इनकम टैक्स का जो एक्ट बना था वो आपका बना था इन 1961 में. ओके, सो इनकम टैक्स में बेसिकली देखिए क्या है कि आपकी जो इनकम टैक्स है उसकी डेफिनेशन जो दी गई है आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में क्या किया गया है, आपकी इनकम टैक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया. ओके, सो क्या होता है, इनकम टैक्स हैज़ अ डेफिनेट सोर्सेज. इट कैन बी इन अ कैश के फॉर्म में हो सकता है इनकम, या काइंड के फॉर्म में हो सकता है. लीगल भी हो सकती है इनकम और इलीगल भी हो सकती है. इनकम कैन बी अ रेगुलर और इरेगुलर नेचर की भी हो सकती है, और इंडियन आपकी इनकम हो सकती है और आउटसाइड इंडिया इनकम भी हो सकती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड. बट आपके रिबर्समेंट और पिन मनी, जो पिन मनी होते हैं, जो सेविंग्स होती हैं, जो आपके घर में मम्मा लोग मतलब सेव करती हैं, वो बेसिकली जो मनी होता है वो बेसिकली इनकम में क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है. ओके, डेफिनेशन ऑफ द इनकम में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं. ओके, सो इट वॉज डिफाइंड इन दिस सेक्शन. आपको याद रखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में आपको क्या डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स, इनकम की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है. ओके,
देन टैक्स आपको पता चल गया है, टैक्स क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है फ्रॉम फॉर द गवर्नमेंट, एक सोर्स है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फंड को, ओके, इनकम बनाती है। इट इज़ अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंट, एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपके टैक्स पेयर को क्या करना पड़ता है, पे ऑन करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट को, ओके। एंड देन देयर इज़ अ हेड्स ऑफ इनकम, बेसिकली यहाँ पे आपके 5 हेड्स होते हैं इनकम के। पहला हेड होता है सैलरी हेड, दूसरा हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपका होता है प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, आपका फोर्थ होता है सीजी इज़ अ कैपिटल गेन, एंड लास्ट वन इज़ अ अदर सोर्सेज, जो अदर होते हैं। ये बेसिकली इनकम में बेसिकली इन्हीं 5 हेड्स का क्या है, रोल है। पूरा आपका जो भी यूनिट है, सिलेबस है, वो इन्हीं हेड्स के बारे में आपको एक एक यूनिट में एक्सप्लेन किया गया है, ओके। कि सैलरी हेड क्या होता है, सैलरी हेड में क्या क्या सेक्शन है, क्या डिडक्शन मिलती है आपको, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा चार्जिंग सेक्शन है, क्या डिडक्शन मिलती है, एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पीजीपी में भी यही चीज़ें हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो पीजीपी के हेड के अंदर आती हैं। कैपिटल गेन क्या होता है और इसमें कौन सी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इसमें इंक्लूड होती है। और अदर में जो इन चारों हेड में नहीं आती हैं वो किस में जाती हैं, वो आपके अदर हेड्स में जाती हैं, ओके। सो in this video in the next video we will discuss each head in details, okay। so आपको अगर टोटल इनकम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। बेसिकली टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके ये जो 5 हेड्स हैं इनको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आप इन 5 हेड को जब आप प्लस ऑन कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 में क्या किया गया है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया गया, ओके। ये सेक्शन भी आप याद रखिएगा। और इसमें से आप ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन करते हैं, सेक्शन डिडक्शन जो होती है वो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में मिलती है डिडक्शन, ओके। आप जब डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है टोटल इनकम, आपको पता चल जाए। जो आपकी टोटल इनकम का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में क्या किया गया है, आपको टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है, ओके। सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ओके। देन आपको पता ही है कि द कंसेप्ट ऑफ द जो अभी आपका इनकम टैक्स का कंसेप्ट था वो किसने दिया था, आपके सर जेम्स विल्सन ने इन 1860 में दिया गया था इस कंसेप्ट को, ओके। सो देयर इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो इनकम टैक्स में बेसिकली डिफाइन किए गए हैं। पहला जो है वो है आपका पर्सन है। पर्सन सेक्शन आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। इसमें पर्सन में बेसिकली कौन कौन से जो इनकम टैक्स में इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो लाइबल होते हैं आपके टैक्स पे करने के लिए इनकम। पहला होता है आपका इंडिविजुअल, दूसरा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपके जो भी पार्टनरशिप के होते हैं, जितने भी पार्टनरशिप के मेंबर्स हो गए वो, जॉइंट स्टॉक कंपनी के हो गए, लोकल अथॉरिटी के जितने भी होते हैं लोकल अथॉरिटी के हो गए, ये सारे क्या होते हैं बेसिकली आपके पर्सन में क्या है, इंक्लूडेड हैं, ओके। सो देखिए पर्सन इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, दैट इज क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें इंक्लूड करता है आपका इंडिविजुअल को इंक्लूड करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी को डिफाइन करता है, एसोसिएट ऑफ पीपल्स, लोकल अथॉरिटी होती है, और आपका क्या होता है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन क्या होता है इसमें इंक्लूडेड होता है, ओके। दैट इज डिफाइंड इन द पर्सन सेक्शन, आपको याद रखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। और इन सारे पर्सन को क्या होते हैं, ये सारे पर्सन जो हैं जो इनकम टैक्स के अंदर आते हैं वही लाइबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, ओके। देन देर इज़ अ सेकेंड कंसेप्ट इज एसएससी। एसएससी मतलब क्या होता है, एसएससी इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे अ टैक्स, मतलब एक इंडिविजुअल ही क्या कहलाता है इनकम टैक्स में, उसको एसएससी बोला जाता है, जो क्या होता है लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, ओके। इसको हम लोग के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है एसएससी को, ओके। सो देखिए a person who is liable to pay a tax is called as a एसएससी, ओके। इसमें 2 टाइप के एसएससी हो जाते हैं, एक डीम एसएससी होता है, एक आपका आ जाता है एसएससी इन फ्रॉड,
ओके, दो टाइप के असेसीज होते हैं, एक डीम असेसी और असेसी इन अ फ्रॉड। देखिए डीम असेसी मतलब क्या होता है, बेसिकली डीम का मतलब क्या होता है, डीम का मतलब होता है मान लेना, किसी को मान लेना कि ये ओनर है, ये इनकम टैक्स पे करने के लिए ये ओनर है, इन्हीं से आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीम ओनर। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि फादर हैं, ठीक है, ए फादर हैं जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, और उनकी इनकम आती थी। अब उनकी इनकम पे जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट किससे लेगी, वो उन गवर्नमेंट जो होगी वो किससे लेगी, वो उनके सन से लेगी, ओके। और उस केस में जो सन होगा वो क्या मान लिया जाएगा, वो डीम असेसी मान लिया जाएगा, ओके। सो ही इज़ लाइबल टू पे आ टैक्स ऑन हिज फादर इनकम। अपने फादर की इनकम पे क्या करेगा, जो सन होगा बी, वो क्या करेगा, फादर की इनकम पे क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट को, उसको हम लोग कहते हैं डीम असेसी, ओके। एंड देन देयर इज अ नेक्स्ट इज अ असेसी इन फ्रॉड। बेसिकली अब एक असेसी इन फ्रॉड भी होता है। अब असेसी इन फ्रॉड में क्या आता है, देखिए बेसिकली आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, ठीक है, सैलरी तो पे की, बट उनको क्या किया, उसमें डिडक्शन जो आपका TDS का डिडक्शन होता है वो कट करना क्या कर दिया, भूल गए, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट होगी वो एम्प्लॉय को ही क्या मान लेगी, असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान के क्या करेगी, एम्प्लॉय से ही क्या करेगी, पूरा का पूरा जो टैक्स होगा वो एम्प्लॉय से ही लेगी, जो TDS होगा वो एम्प्लॉय से ही लेगी, एम्प्लॉय को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। दूसरा केस क्या होता है कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाता है जब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय से TDS तो आपकी सैलरी देते वक्त TDS तो काट लिया, लेकिन क्या किया है, TDS काटने के बाद उसने गवर्नमेंट को क्या किया है, वो पे नहीं किया है, गवर्नमेंट को क्या किया है, TDS जो है उसको पे नहीं किया है टाइमली, ओके, ऑन द ड्यू डेट पे गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, जो असेसी माना जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉयर को ही माना जाएगा, ओके। सो देखिए, if employer fail to cut a TDS from the salary, then he will be a deem in assessee. If employer do not pay a TDS to the government, then also he is will be the liable as a assessee in default. Okay, उस दो केसेस होते हैं जिसमें क्या हो जाए, एम्प्लॉय को आपके असेसी को क्या माना, असेसी इन डिफॉल्ट हो जाता है, ओके, एम्प्लॉय को क्या माना जाता है, असेसी इन डिफॉल्ट, दो केसेस में, ओके। Then there is a next definition in the income tax is a असेसमेंट ईयर। बेसिकली असेसमेंट ईयर क्या होता है, आप पहले सेक्शन देखिए, असेसमेंट ईयर का सेक्शन जो है वो 2 सबसेक्शन 9 में क्या किया गया है, ऑफ द इनकम टैक्स 1961 में क्या किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में आपके असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। बेसिकली असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका असेसी है, वो लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, ओके, ठीक है। जैसे आपका ये 2021 है, ओके, आपने यहाँ पे इनकम अर्न की होगी 2020 में, क्या की होगी, जो भी आपको इनकम अर्न की होगी उसका जो भी आपको टैक्स पे करना होगा वो कब पे करना होगा, 2021 में, ठीक है। तो ये जो आपका 2021 होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जब आप इनकम को अर्न करते हैं उस ईयर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ओके। ये भी आगे आपकी डेफिनेशन में है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ओके। उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जिस ईयर में वो इनकम इंडिविजुअल जो होता है, असेसी जो होता है, वो लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, ओके। सो इसको हम लोग के सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। अब देखिए क्या है, असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर क्या हो सकता है, 12 मंथ। असेसमेंट ईयर जो होता है वो 12 मंथ का होता है, क्योंकि क्या होता है, आप 12 मंथ तक इनकम अर्न करेंगे। जैसे 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है जैसे बिजनेस, और आपका 31 मार्च तक आप इनकम अर्न करेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, टैक्स को आप जो जितनी इनकम आपने पे की उसके क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर बोलेंगे, ओके। सो असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ का होता है, ओके। और कमेंसमेंट ऑफ 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, ये बता दिए, ऑफ द नेक्स्ट ईयर।
एन assessee liable to pay a taxes on a income of a previous year during the following year। मतलब जो प्रीवियस ईयर में जितनी इनकम उसने अर्न की होगी उस पर जो आपको टैक्स पे करना होगा वो फॉलोइंग ईयर में क्या करना होगा, असेसी को पे ऑन करना होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। अब आपका आता है प्रीवियस ईयर। बेसिकली प्रीवियस ईयर जो है वो सेक्शन 3 में क्या किया गया, आपके प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। ओके, प्रीवियस ईयर क्या होता है, बेसिकली ये 12 बेसिकली आपका जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ का भी हो सकता है और 12 मंथ से क्या हो सकता है, कम का भी हो सकता है। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे और उसके एंड होने पर जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो पे करने होंगे, जब इनकम आप टैक्स पे करेंगे उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ओके, सो previous year, this year in which income is earned and the next year in which the tax is payable is known as assessment year। मतलब वो ईयर जिस पे आप क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं और जिस ईयर में आप अपने टैक्स को पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन अ प्रीवियस ईयर। जो आपका इनकम टैक्स होता है वो किस पे चार्जेबल होता है, जो आपने प्रीवियस ईयर में जितना इनकम अर्न किया होगा उसी के ऊपर क्या होगा कि आपका इनकम टैक्स क्या करेगी, टैक्स को क्या करेगी, चार्ज करेगी, इनकम पे टैक्स चार्ज करेगी। ओके, देन देयर इज अ जनरली प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। बेसिकली जो आपका प्रीवियस ईयर होता है वो क्या करता है, इमीडिएटली आपके असेसमेंट ईयर को क्या करता है, प्रीसीड करता है। ओके, इसी तरह से होता है, देखिए ये जैसे 2021 है 20 है और ये आपका 2021 है। ये जो होगा ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा जिसमें आप इनकम को अर्न करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा जिसमें आप टैक्स को पे करेंगे। ये असेसमेंट ईयर कहलाता है, ये आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। ओके, सो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपका क्या कर रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी फॉलोइंग ईयर को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। ओके, देन देयर इज अ इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप, जैसे आपने न्यूली सेटअप ऑफ बिजनेस आपने किया है or any other new source of the income during the financial year, previous year will be the date of the setup of the new business or date in which the business came into the existence। basically आपका previous year वही year होगा जब आपका क्या होगा, जिस दिन से आपका जो business है वो क्या होगा, स्टार्टअप होगा, मतलब स्टार्ट होगा जिस भी डेट से आपका बिजनेस जो होगा वो स्टार्ट होगा उसी डेट से क्या हो जाएगा, वो प्रीवियस ईयर उसी डेट से माना जाएगा जिस दिन आपका बिजनेस क्या होगा, सेटअप होगा, स्टार्टअप होगा। ओके, प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ अ 12 मंथ और लेस देन। मैंने बताया ना कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो आपका 12 मंथ का भी हो सकता है और कम का भी हो सकता है, क्योंकि आपने अगर बिजनेस जो है ना वो 1 अप्रैल को नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने जैसे 1 जुलाई को अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ये जो 1 जुलाई होगा वो आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ओके, उसी दिन से क्या होगा, काउंट होगी आपकी इनकम, जितनी भी आपने 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो भी अपनी इनकम अर्न की होगी उसी को क्या किया जाएगा, प्रीवियस ईयर काउंट किया जाएगा। ओके, सो जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ का भी हो सकता है और उससे कम का भी हो सकता है। ओके, ये मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू भी देखिए समझाना है, मैंने आपको पहले समझा चुके हैं लेकिन आप देख लीजिए। जैसे आपका ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। ओके, आपने इस ईयर में क्या किया है, आपने इनकम को अर्न किया है। ओके, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने 2020 में क्या किया है, इनकम को अर्न किया है। उस ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर जैसे 2021, आप इसमें आप क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स को क्या करेंगे, पे करेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आप टैक्स पे करेंगे। ओके, देन देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ अ प्रीवियस ईयर रूल। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर है उसके 2 एक्सेप्शन होते हैं। पहला क्या है आपका, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडुअल फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस। जो आपका बेसिकली शिपिंग बिजनेस से जो भी नॉन रेसिडुअल होते हैं, जो आपके इंडिया के मेंबर नहीं हैं, उनकी जो भी इनकम होती है वो जो इनकम आपकी शिपिंग से मिलती है वो क्या होती है, बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर में काउंट नहीं होती है। ओके, दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है, इनकम ऑफ दी पर्सन लिविंग इंडिया। जो भी पर्सन है वो अगर इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के अपने फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी इनकम को क्या, जो वो प्रीवियस ईयर में नहीं, उनको ईयर में मानी जाएगी। दूसरा थर्ड एक्सेप्शन ये होता है कि इनकम ऑफ दी AOP और BOI, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन और
और जो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक नहीं होता है कि जो भी आपने ट्रांसफ़र ऑफ दी प्रॉपर्टी, जो भी आपने क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अवॉइड अ टैक्स, टैक्स से बचने के लिए आपने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस केस में भी जो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्शन माना जाएगा। उस ईयर में भी आपको क्या करेगा, प्रीवियस ईयर नहीं देखा जाएगा। ओके, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो प्रीवियस ईयर रूल के। ओके, अब आपका आता है रेसिडुअल स्टेटस। अब क्या होता है कि आपके रेसिडुअल स्टेटस पहले बेसिकली आपके इनकम टैक्स जो होती है, आपके इनकम पे टैक्स चार्ज करेगी, उससे मतलब पहले क्या करती है, वो आपका रेसिडुअल स्टेटस देखती है, मतलब आपका डोमिसाइल देखती है कि आप किस कहाँ पे कौन से मतलब किस कंट्री में आप रहते हैं। बेसिकली आप जब इंडियन के आप सिटीज़न होंगे, आप इंडिया के सिटीज़न होंगे, तभी क्या होगा, आपके इनकम पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। ओके, बाय बर्थ और गवर्नमेंट ऑफ़र के थ्रू भी, अगर आप बर्थ से ही आप हैं तो आप इंडिया सिटीज़न कहलाएंगे, और अगर गवर्नमेंट कुछ ऑफ़र करती है तो उस केस में भी क्या होता है, वो इंडिया का सिटीज़न ही कहलाता है। ओके, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, बेसिकली ही हिमसेल्फ, हिज फैमिली और हिज ग्रैंड पेरेंट्स जो होने चाहिए वो इंडिया के होने चाहिए। ओके, उनका इंडिया ही ओरिजिन होना चाहिए। अब क्या होता है कि देखिए, आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, अब आपका क्या होता है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बेसिकली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होते हैं कि देखिए, ये आपके चार्ट है, ये आपका 2020 है और ये आपका 2021 है। ओके, अब ये जो आपका 2019 जो होगा, ये आपका, ये देखिए बेसिकली ये आपका क्या है, असेसमेंट ईयर है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे। अब इसके बाद का जो ईयर 2020 से पहले का जो ईयर है, ये 2019, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। ओके, और इससे पहले जितने भी ईयर हो गए हैं, जैसे 2019 से पहले 2018, 2017, 2016, 2015, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहलाते हैं। ओके, सो ये आपको इसमें बताया गया है कि असेसमेंट ईयर क्या है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीसीडिंग ईयर क्या है। ओके, अब आपकी बेसिकली टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, टाइप ऑफ रेसिडेंट मतलब दो टाइप के होते हैं, एक रेसिडेंट होता है, एक नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट मतलब कि जो इंडिया का ही मेंबर है, और नॉन रेसिडेंस मतलब जो इंडिया का मेंबर क्या है, नहीं है, मतलब फॉरेन का मेंबर है। ओके, उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कहते हैं। अब जो आपके रेसिडेंट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है, एक नॉन ऑर्डिनल होता है। ओके, उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आप ऑर्डिनल हैं, रेसिडेंट हैं या फिर नॉट ऑर्डिनल हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल बेसिक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। आपकी दो एडिशनल बेसिक कंडीशंस होती है, आप अगर दोनों एडिशनल बेसिक कंडीशंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तभी आप क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनल कहलाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं दोनों फुलफिल तो आप नॉट ऑर्डिनल कहलाएंगे। ओके, सो आपकी क्या बेसिक कंडीशंस होती हैं, देखिए पहला बेसिक कंडीशंस जो होती हैं वो एक इंडिविजुअल को 182 डेज़ क्या होना होगा, इंडिया में ही रहना होगा, या फिर वो ये कंडीशन को फुलफ़िल करें, या फिर क्या करें, जो आपका रिलेवेंट ईयर होता है, जो आप प्रीवियस ईयर से जो एक साल पहले, जैसे प्रीवियस आपका ईयर हो गया 2020, सो 2019 जो होगा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, उसको 60 डेज़ क्या होना होगा, रहना होगा इंडिया में ही। ओके, या फिर वो क्या करे, या फिर जो आपके फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स जो होते हैं उसमें क्या हो, वो 365 डेज़ क्या हो, वो इंडिया में ही क्या हो, रहा हो। ओके, सो इन दोनों बेसिक कंडीशन में से वो अगर एक बेसिक कंडीशन फुलफ़िल करता है, मतलब आपकी पहली बेसिक कंडीशन क्या होगी, वो 182 डेज़ रहा हो इंडिया में, या फिर वो 60 डेज़ रहा हो किस में, आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और या फिर ये भी कर सकता है, या फिर आपके जो प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उसमें क्या हो, वो 365 डेज़ क्या हो, इंडिया में रहा हो। तब जब ये आपकी दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल होती है, उस केस में क्या होता है, उस पर्सन को हम लोग ऑर्डिनल रेसिडेंट बोलते हैं। ओके,
अब आता है आपका नॉट ऑर्डिनल रेसिडेंट क्या होते हैं कि अगर आपने क्या है कि आपको अब पता चल गया है कि आपने वो 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेगा, तो उस केस में आपको और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पर्सन पता चल जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। 2 एडिशनल आपकी कंडीशंस होती हैं। जब पर्सन कोई भी इंडिविजुअल 2 एडिशनल आपकी कंडीशंस को फुलफिल करता है, उसी केस में उसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। अब आपकी एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं? एडिशनल कंडीशन ये होती है कि 2 ईयर 2 साल वो क्या हो कि 2 साल वो रहा हो 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, मतलब आपका जो 10 साल प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उसमें वो 2 साल रहा हो, काउंट करने पे 2 साल आया हो, तभी वो क्या कहलाएगा। जब वो ये कंडीशन को फुलफिल करता है एक एडिशनल कंडीशन को, तो वो ऑर्डिनल कहलाता है। और दूसरी उसकी जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है 730 डेज क्या हो, वो 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में क्या हो कि वो 730 डेज़ क्या हो इंडिया में रहा हो। जब ये 2 एडिशनल जो आपकी कंडीशंस हैं, मतलब आपकी पहले ही होगी कि 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है, उसमें उसको कितने दिन रहना होगा, 2 साल रहा हो, ठीक है। और जो आपकी 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उसमें कितने दिन रहा होगा, 730 डेज़ रहा हो इंडिया में। जब ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है, उसी केस में उसको क्या बोला, उसी केस में वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनल रेसिडेंट बुला जाता है उसको। ओके, सो आपको आज पता चल गया है कि जब आपको ROC मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाना होगा, तो आपको एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। बेसिक कंडीशन मतलब 182 डेज़ रहा हो, या फिर 60 डेज़ प्रीवियस आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या हो कि वो 60 डेज़ रहा हो, और या फिर क्या है कि इन दोनों में से जब एक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ओके, अब उसको ऑर्डिनल रेसिडेंट बोला जाएगा कि नॉन ऑर्डिनल बोला जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक कंडीशन तो रेसिडेंट पर्सन को करनी ही करनी है आपको। ओके, बट अगर वो ऑर्डिनल रेसिडेंट कहलाएगा तो तब कहलाएगा जब उसने एडिशनल कंडीशन क्या थी आपकी कि जो आपका 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उसमें वो क्या होना चाहिए, 2 साल क्या होना चाहिए, वो रहा होना चाहिए इंडिया में। या फिर जो आप 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर हो उसमें कितने 730 डेज़ क्या हो इंडिया में रहा हो। जब ये दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, तभी वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्डिनल रेसिडेंट बोला जाता है। और अगर वो एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है, या फिर एक आपकी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, या फिर एक भी नहीं करता है, तो उस केस में उसको नॉट ऑर्डिनल बोला जाएगा। ओके, और नॉन रेसिडुअल कौन होगा, नॉन रेसिडुअल वही होगा जो नो बेसिक कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करेगा। जो बेसिक कंडीशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडुअल बोलते हैं। ओके, thank you guys, I hope you like the video and all the concepts are clear. If you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notification.